हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल माय हेल्थ हेल्पलाइन। आपका अल्ट्रासाउंड हुआ और आप डॉक्टर अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट से बहस कर रहे हैं, डॉक्टर साहब पिछली बार तो मेरे स्टोन 4 मिलीमीटर के थे, इस बार 5 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर के हो गए, इतनी जल्दी कैसे बढ़ गए? स्टोन्स कितने हैं, क्या साइज़ है उनका, काउंट करके बताइए ज़रा। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि छोटे स्टोन्स एज़ कंपेयर टू द बड़े स्टोन्स, लार्ज स्टोन्स ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स बनते क्यों हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बनने के बाद क्या क्या उसके सिम्टम हो सकते हैं, क्या क्या उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इन सब से पहले डिस्कस करने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि जो गॉल ब्लैडर है हमारा, उसका काम क्या है। उसका काम, जब स्टोन बन जाते हैं तो उसका काम क्या रह जाता है, जो अगर हम गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर उसका क्या असर होगा, तो वही डिस्कस करते हैं। तो इस सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब बाथरूम में नहाने गए, आपको पता लगा कि टैंक ऊपर का खाली है या जो प्रेशर पानी का नल में आ रहा है वो थोड़ा पानी आ रहा है। तो वैसे में आप नहाएंगे तो आप कैसे नहाएंगे? आपने सोप लगा लिया, सोप निकालने के लिए आपको 15 मिनट पानी के नीचे बैठना पड़ेगा, शावर के नीचे, तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बेटर है कि आप बाल्टी को उस पानी के नलके के नीचे रख दीजिए, बाल्टी भरने दीजिए, फिर कंफर्टेबली शैम्पू लगाइए और नहाइए। सिमिलरली कुछ इस तरह का काम हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो करता है। तो कभी आपने ये सोचा है कि जब भी आप कुछ ग्रीसी चीज़ पे हाथ लगाते हैं तो जो अगर सिंपल पानी से आप हाथ धोएंगे तो वो जो चिकनाहट होगी वो कभी भी नहीं निकलेगी, जितना मर्जी आप पानी से रगड़ते। लेकिन जब मोमेंट जो अप्लाई सोप, जैसे भी आप सोप लगाएंगे, वो जो चिकनाहट है इमीडिएटली पानी के साथ वॉश हो जाएगी। वो चिकनाहट, जो घी और जो ग्रीस आपके हाथों पे लगी, वो सोप लगाते ही एकदम निकल क्यों जाती है? क्योंकि सोप का काम है उसको इमल्सिफाई करना। अभी वो वाटर सॉल्युबल नहीं था जब वो एक्चुअल फैट रूप में था, ग्रीस के रूप में, चिकनाहट के रूप में था। जैसे ही हम सोप लगाते हैं तो वही चिकनाहट वाटर सॉल्युबल हो जाती है और पानी लगाते ही बह जाती है। तो उसी हिसाब से जब आपने कभी सोचा कि जब आपने, ये हमारी इंटेस्टाइन है, आपने कुछ फैटी खाया, घी खाया, तो उसका अंदर जाके क्या होता होगा? इंटेस्टाइन से चिपक जाता है, सब कुछ इधर उधर कैसे डाइजेस्ट होता होगा, कैसे एब्जॉर्ब होता होगा। जो अगर कुछ फैट जो हम खाते हैं, जो अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो, एमल्सिफाई नहीं हो, तो वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके अंदर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो उसको डाइजेस्ट करते हैं वो नहीं होता। ऐसे का ऐसा फैट आपके फीकल मैटर के साथ बाहर आ जाता है। तो ये रहा आपका गॉल ब्लैडर। यहाँ आपका ये लीवर है। लीवर से 2 डक्ट निकलते हैं जिसके थ्रू ये जो बाइल इसके अंदर प्रोड्यूस होता है लीवर के अंदर, वो बाइल यहाँ आता है और टाइम बीइंग वो यहाँ स्टोर होता रहता है। बाइल जो आपका है गॉल ब्लैडर के अंदर यहाँ आपका स्टोर हो गया, ठीक। ये ज़्यादातर टाइम ये गॉल ब्लैडर जो है ये फुल रहता है बाइल से। जब आपका मन किया फैटी मील खाने के लिए, आपने फट से पूड़ी, कचौड़ी, पराठे वगैरह सब कुछ खा लिया बटर लगा लगा के, तो यहाँ अब रोल आता है गॉल ब्लैडर का। गॉल ब्लैडर का काम क्या है? जैसे ही उसको डिटेक्ट होता है कि आपने फैटी मील खाया, फैट इंटेस्टाइन के अंदर पहुँचा, ये फट से स्क्वीज़ होएगा, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जितना भी बाइल इसके अंदर था, तो ये जो बाइल है यहाँ पे आपका ये फूड आ गया, एफ फॉर फूड, और यहाँ से प्लस बाइल आ गया, बी फॉर बाइल। ये दोनों फैट और बाइल मिलके उसको इमल्सिफाई कर देंगे और वाटर सॉल्युबल फैट बन जाएगा। अब ये वाटर सॉल्युबल अभी भी फैट पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। फिर इधर से हमारा रोल आता है पेनक्रियाज का। एंजाइम्स आते हैं लाइपेज, एमाइलेज। तो ये जो एंजाइम्स यहाँ से, जो मेनली लाइपेज एंजाइम जो पेनक्रियाज से आएगा, ये जो इमल्सिफाइड आपके फैट पड़े हैं इसको डाइजेस्ट कर देगा। कोई भी चीज़ आपको है कि वाटर सॉल्युबल होगा तो उसको मैनेज करना ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू फैट सॉल्युबल, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जितना भी सब कुछ, जो भी फ्लूइड है, सब वाटर सॉल्युबल है।
फैट सॉल्युबल कुछ भी नहीं है। तो ये जो एंजाइम पेनक्रियास से निकलेंगे तो ये हम इसको पी कर देते हैं, ये पी। अब इसके बाद जो बचेगा एब्जॉर्ब, ये जो फैट्स होंगे, छोटे छोटे फैट के पार्टिकल्स, ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे और हमारे को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए काम आएंगे। तो अब आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बाइल का, वो गॉल ब्लैडर का काम क्या है। बाइल को टेम्परेरी स्टोर करना, लाइक ए बकेट। जब ज़रूरत पड़े इमीडिएटली पूरा स्क्वीज़ करके बाइल निकाल दो फैट डाइजेशन के लिए। साथ में पेनक्रियाज के एंजाइम्स, लाइपेज वगैरह, वह हेल्प करते हैं फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। अब ये आता है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर के अंदर हमने ये समझ लिया कि गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल का क्या काम है और गॉल ब्लैडर का क्या काम है। अब दूसरा कंडीशन आती है कि ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बनते क्यों हैं और ऐसी क्या कंडीशंस है जिसके अंदर स्टोन बनने की संभावना, या ऐसे कौन लोग हैं जिनके अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है और ऐसे कौन लोग हैं जिनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। तो ये सब अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है कि क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के। तो अब हम कहेंगे कि मोर देन 50% गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स जो होते हैं साइलेंट होते हैं। साइलेंट मीन्स टोटली साइलेंट, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके अंदर स्टोन है। जो अगर आपने किसी प्रॉब्लम से या नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए आपने जो अगर अल्ट्रासाउंड करवाया तो आपको डिटेक्ट हुए कि आपके अंदर गॉल स्टोन्स हैं। दूसरी कंडीशन है कि आपको कभी फीवर हुआ या और किसी बीमारी के लिए आपने चेकअप करवाया, लेकिन तब आपको पता चला कि गॉल स्टोन है, लेकिन गॉल स्टोन की वजह से आपको फ़िलहाल अभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरा है कि आपके पेट में दर्द हुआ, किसी वजह से भी हुआ, गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से भी हो सकता है, और किसी वजह आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, आपको पता लगा कि आपके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हैं। तो जो डायग्नोस्टिक जो क्राइटेरिया है अल्ट्रासाउंड, एक जो आप कहेंगे कि मेथड ऑफ चॉइस जो है हमारे पास वो है अल्ट्रासाउंड। ना तो ये इसके लिए हमारे को सीटी की ज़रूरत है, ना कोई एमआरआई की ज़रूरत है। जो हमारी क्या कहते हैं मेथड ऑफ चॉइस, डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ चॉइस जो है, जो बेस्ट जो टेक्निक जो है जो डिटेक्ट कर सकती है गॉल ब्लैडर स्टोन्स को अच्छे से, वो है अल्ट्रासाउंड। एमआरआई सीटी स्कैन नहीं है। तो ये आपको समझ लेना है कि कोई आपको, आप सोचो कि अल्ट्रासाउंड तो करवा लिया, अब सीटी करवा के देख लेता हूँ या एमआरआई करवा के देख लेता हूँ, हो सकता है कि शायद स्टोन ना हो, अल्ट्रासाउंड में गलत हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आते हैं सिम्टम क्या हो सकते हैं गॉल ब्लैडर के। तो सिम्टम गॉल ब्लैडर के ज़्यादातर सिम्टम्स जो रहते हैं वो ऐसे कॉमन सिम्टम होते हैं, ओवरलैप करते हैं आपके गैस्ट्राइटिस से, गैस बनना, फलाना करना, दुनिया भर की चीज़ें। तो जैसे ही आपको लगता है कि आपको एसिडिटी ज़्यादा रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, अपर एब्डोमेन जो आपका है वहाँ आपको फुलनेस रहती है, और ख़ासकर एक चपाती खाते ही आपको लगता है कि पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, और बीच बीच में आपको 6 महीने में, साल में एक बार अपर एब्डोमेन में पेन होता है, जो आपको एक आधा इंजेक्शन लगवाने से, एंटीबायोटिक खाने से, या घर में जो एनाल्जेसिक पड़ा वो खा लिया, 6 महीने 7 महीने आपके निकल गए। तो ये सारी चीज़ें जो इस तरह का जो पेन होता है छोटा मोटा एनाल्जेसिक लेकर, तो इसको हम बोलते हैं बिलियरी कोलिक। बाकी वाले सिम्टम है आपके गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी से ओवरलैप करते हैं, इसलिए लोग सोचते हैं गैस्ट्राइटिस हो गई, कोई पेंटा ऑपरेंटा इस तरह की कोई दवाइयाँ खा ली आपने, एंटासिड ले लिया, इनो पी लिया, तो आपके सिम्टम रिलीफ हो गए, आप कंफर्टेबल हो गए। लेकिन आप जो अगर डीपली ऑब्जर्व करेंगे, जब भी आप फैटी मील खाते हैं तो आपका जो डिस्कम्फर्ट लेवल वो ज़्यादा होता है। वो ज़्यादा किस लिए होता है कि मैंने आपको बताया कि गॉल ब्लैडर जब तक फंक्शनल होगा तब तक ही वो स्क्वीज़ करके, गॉल ब्लैडर स्क्वीज़ होके बाइल को रिलीज़ करेगा। लेकिन जब उसके अंदर स्टोन बन जाते हैं तो गॉल ब्लैडर की जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो वैसे ही काम होगा कि बूंद बूंद पानी आ रहा है, आप उसके नीचे नहाएंगे कैसे। जैसे ही आपने फैटी मील खाया, पहले क्या था, गॉल ब्लैडर स्क्वीज़ होता था, एकदम से बाइल आ जाता था, इधर से पेनक्रियास के वो आ जाते थे एंजाइम्स, और ये आपको डाइजेस्ट कर देते थे। लेकिन जब तक बाइल नहीं आएगा तो उधर से जो फैट एमल्सीफाई नहीं होगा तो पेनक्रियाटिक एंजाइम भी उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब भी हम फैटी मील खाते हैं तो जो बूंद बूंद बाइल आ रहा है उसी से थोड़ा बहुत फैट डाइजेस्ट होगा और हमारे को फैटी मील खाते ही डिस्कम्फर्ट बढ़ जाएगा।
तो उसका यही रीज़न है कि गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल होते हुए वो स्क्वीज़ नहीं कर पा रहा बाइल को फैटी मील के ऊपर, तो फैट अच्छे से इमल्सीफाई नहीं होगा तो वो डाइजेस्ट भी नहीं होगा एंजाइम से। तो ये तो हो गए इस तरह के कॉमन सिम्टम्स जो पेशेंट को होते हैं। उसके साथ कई बार क्या होता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन पड़े हैं, जो मैंने आपको बताया बिलियरी कोलिक, कभी छोटा मोटा दर्द हो गया, कई बार क्या होता है कि इस गॉल ब्लैडर के अंदर आपके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। गॉल ब्लैडर की जो वॉल अभी इतनी दिख रही है तो ये सूज के डबल हो जाती है, इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। ये आसपास की आंतें जो हैं इंटेस्टाइन वगैरह वो भी आके चिपक जाते हैं, जिससे हम बोलते हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। ये हो गया आपका एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। कोलिसिस्टाइटिस माइल्ड होता है, आपने एक आधा एंटीबायोटिक लगवाया, ओरल एंटीबायोटिक ले लिया, नोजिया वॉमिटिंग आपको इतना नहीं था तो आपने इसको घर पर ओरल मेडिकेशन से सॉल्व कर लिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको इतना नोजिया वॉमिटिंग होता है, जब भी आप कुछ खाने लगेंगे आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, तो उसके लिए आपको एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, आपको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एंटीबायोटिक और प्रॉपर एनाल्जेसिक लगवाना ज़रूरी है। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो ऐसे में आपको स्टोन पता लगेंगे। तो एक्यूट कंडीशन के अंदर कई बार होता है कि पॉसिबल नहीं होता कि ये सारा आसपास चिपका हुआ है, तो इमीडिएटली जो अगर 24-48 घंटे के अंदर आपको पता लग गया ये सब एक्यूट है तो सर्जरी पॉसिबल है। जो अगर ज़्यादा टाइम निकल गया तो सर्जरी कई बार पोस्टपोन करनी पड़ती है। जब ये सारा कुछ इन्फ्लेमेशन सेटल हो जाए देन वी कैन गो फॉर सर्जरी। तो ये सारी चीज़ें जो डिटेक्ट होती हैं अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग और बाकी फाइंडिंग के ऊपर, सर्जन टेक्स डिसीजन वेदर टू ऑपरेट राइट नाउ और वेट फॉर सम टाइम सो दैट ऑल द इन्फ्लेमेशन सेटल्स डाउन। ये सारा आपका एक ये हो गया एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, जो एक एक्यूट कंडीशन है, आपको एडमिट होने के लिए मजबूर करेगी। अब आ गए गॉल ब्लैडर के स्टोन आपको पता लग गए, उसके सिम्टम पता लग गए, तो अब किन लोगों के अंदर गॉल ब्लैडर के स्टोन्स होने की संभावना ज़्यादा होती है ये भी पता होना ज़रूरी है। खासकर अगर आप इंसिडेंस वाइज देखें तो फीमेल्स के अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन्स का इंसिडेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। दूसरा जो है, नॉर्थ इंडिया के अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन्स ज़्यादा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडियन बिकॉज ऑफ द डाइटरी फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड मैनी अदर कंडीशंस। सो अब दूसरी कंडीशन जो आती है किन लोगों के अंदर, खासकर फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स फैटी फीमेल्स के अंदर, 40 एज है, फर्टाइल है, फेयर है, फीमेल्स हु आर टेकिंग oral contraceptives, and the people who are having some hemolytic problems like in which there is excessive hemolysis of the RBCs taking place and excessive amount of bilirubin is going into the circulation like hemophilia, जिसके अंदर ब्रेकडाउन और भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं जिसके अंदर रेगुलर हीमोलिसिस टाइम टू टाइम होता रहता है, तो उसके अंदर भी पिगमेंट स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आपकी फैमिली हिस्ट्री में जो अगर आपकी मदर को या पेरेंट में किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन है तो उसमें भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आता है कि ये तो हो गए सिम्टम हो गए, गॉल ब्लैडर स्टोन बन क्यों रहे हैं। तो भाई गॉल ब्लैडर स्टोन ज़्यादातर जो कॉमन रहते हैं कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं, पिगमेंटेड स्टोन्स होते हैं, दो तरह के कॉमन स्टोन होते हैं। तो जैसे आप चीनी पानी के अंदर डालेंगे, 1 चम्मच 2 चम्मच एक ग्लास के अंदर डालेंगे घुल जाएगा, लेकिन ज़्यादा डालेंगे तो कुछ टाइम के बाद चीनी घुलना बंद हो जाएगी। उसी तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म लैंग्वेज के अंदर जो अगर मैं समझाना चाहूँ तो कोलेस्ट्रॉल हो गया, पिगमेंट्स हो गए, दूसरे केमिकल्स हो गए, जब वो एक क्वांटिटी के बाद ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी सॉल्युबल ना रह के वो बैठने लगते हैं गॉल ब्लैडर के यहाँ वॉल के नीचे या अंदर की तरफ, तो वो कुछ केमिकल रिएक्शंस होकर वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाते हैं, स्टोन का रूप धारण कर लेते हैं। तो जो अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो कि वाइट से दिखते हैं, क्रीमी कलर के, जो अगर हीमोलिसिस हो रहा है तो ब्लैक कलर, डार्क ब्राउन कलर पिगमेंट स्टोन होते हैं, ज़्यादा हार्ड होते हैं। और ये मल्टीपल स्टोन्स हो सकते हैं, छोटे छोटे 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर के, कई पेशेंट्स के अंदर सिंगल स्टोन मिलेगा 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का। तो वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि छोटे स्टोन ज़्यादा डेंजरस होते हैं एज़ कम्पेयर टू द बिगर स्टोन। अब छोटे स्टोन डेंजरस इसलिए होते हैं कि ये जो हमारा जो ये डक्ट है जो इसके साथ यहाँ आपके बाइल डक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो छोटे स्टोन ईजिली यहाँ से ट्रैवल करके
ये यहाँ आके इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक। लेकिन ये बड़े वाला जो स्टोन है वो यहाँ आके फंस जाएगा। अगर वो चलेगा तो, अगर ऐसे आके फंसेगा तभी प्रॉब्लम होएगी, अदरवाइज वो साइलेंट सालों साल पड़ा रहेगा। उसी हिसाब से छोटे स्टोन भी कई बार सालों साल पड़े रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करते। प्रॉब्लम तब ज़्यादा होती है जब ये स्टोन यहाँ से अपनी जगह छोड़ के, गॉल ब्लैडर को छोड़ के, ये कॉमन बाइल डक्ट जो जहाँ से आपका बाइल ड्यूडेनम के अंदर जाता है उस डक्ट में आके फंस जाते हैं। तो उस डक्ट का प्रेशर बढ़ जाता है आपका, तो आपको पेन होगा। साथ में जो बाइल जो नीचे पास होना चाहिए था वो नीचे पास नहीं हो रहा, तो उससे क्या होगा, आपको जॉन्डिस हो जाएगा। और जब इसके अंदर इन्फेक्शन भी हो जाएगा साथ में, तो उसके साथ आपको हाई ग्रेड फीवर, उसके साथ कंपकपी, ठंड लगना और दूसरी तरह की और भी प्रॉब्लम, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोलिंजाइटिस, एक्यूट कोलिंजाइटिस या एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। आपने पढ़ा, ये कोलिंजाइटिस इन्फेक्शन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट, कोलिंजाइटिस हो गया। अब यही वाली जो ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ से पेनक्रियाज आया था, पेनक्रियाज के डक्ट के आगे कोई छोटा मोटा स्टोन आके फंस गया, तो पेनक्रियाज का जो सिक्रीशंस एंजाइम्स जो आ रहे हैं वो उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, तो उसमें क्या होगा, पेनक्रियाज की प्रॉब्लम हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन पेनक्रियाज के अंदर हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं पेनक्रियाटाइटिस। ठीक, तो ये आपने अब पता आपको चल गया कि स्टोन बने क्यों, किन के अंदर कॉमन है और क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि स्टोन, ज़्यादातर लोग इन स्टोन्स को लाइटली ले लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया बहुत सारे स्टोन मोर देन 50% साइलेंट होते हैं और जो प्रॉब्लम करते भी हैं, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम वही सिंपल गैस्ट्राइटिस हो गया, नोजिया हो गया, जो छुटपुट पेन हो गया, जो सिंपल एक एनल जैसे घर में जो पड़ा है उसको लेने के बाद सेटल हो जाता है। तो ऐसे लोग कई बार 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल निकाल देते हैं। तो आज एक पेशेंट जैसे मेरे पास आया, वो 15 साल पहले उनको पता लगा था कि उनको गॉल ब्लैडर स्टोन है। तो फैमिली घर पे प्रॉब्लम्स की वजह से, जो भी उन्होंने मेरे को प्रॉब्लम बताई, जो भी थी, तो उस वजह से उन्होंने उसको पोस्टपोन किया। और जब आज उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उनकी कंडीशन ये थी, स्टोन यहाँ भी है और यहाँ भी है, जिस वजह से इनकी वजह से उनको पेन हो रहा था। अब ऐसे में क्या है, जब ये वाली कंडीशन होती है तो ट्रीटमेंट ऑप्शन अलग होता है, जब ये दोनों कंडीशन होती हैं तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अलग होते हैं। साथ में प्रॉब्लम, खर्चा, हॉस्पिटल स्टे, कॉम्प्लिकेशंस, एवरीथिंग इंक्रीजेस। तो जब आपको इस लेवल पे पता लगा कि आपके सिर्फ गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है यहाँ तक, तो आपने उसको डिले नहीं करना, आपने सर्जन से जाके मिलना है। जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस वो आपको बताएं, जो आपको ठीक लगे उसको चूज़ करिए और अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए। ये स्टेज तक मत पहुंचने दीजिए कि ये स्टोन छोटे छोटे हैं, वो सरक के यहाँ आ जाए। और जो अगर बड़ा स्टोन भी आप सोचेंगे यार ये तो सरक नहीं सकता, जो अगर आप ये सारी आपने मेरी बात सुनी, तो यार इसको तो छोड़ दो, करवा लेंगे इसको आराम। तो इस बड़े स्टोन की मैं ऐसी प्रॉब्लम आपको बताऊंगा कि आप सोचेंगे कि नहीं यार ये बड़ा भी खतरनाक है, अगर मैं भूल गया, कुछ हो गया तो मेरी ज़िंदगी पे आ पड़ेगी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अब हम गिनते हैं कि इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस। पहला मैंने आपको बता दिया, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर जो हो जाता है, एकदम सूज जाता है। कई बार ये गॉल ब्लैडर इतना ज़्यादा सूज जाता है कि फटने की नौबत आ जाती है, गैंग्रीन हो जाता है। खासकर ये जो गैंग्रीनस कंडीशन जो होती है, फटने की चांसेस, या डायबिटिक पेशेंट, या जो पेशेंट स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स ले रहे हैं, तो उनके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम इस तरह की हो सकती है। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या है, मैंने आपको बताई, ये जो स्टोन था, बड़े वाला स्टोन, यहाँ आके फंस गया, ये ठीक, जस्ट एट द जंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर एंड द सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट है, यहाँ पे आके स्टोन ऐसे आया और यहाँ पे किसी तरह से आके फंस गया। अब ये ना तो बाइल अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। ठीक, धीरे धीरे क्या होगा, ये जो गॉल ब्लैडर के अंदर वाली जो लाइनिंग है, वहाँ से जिलेटिन लाइक मटेरियल प्रोड्यूस होता रहता है, गॉल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता रहेगा। धीरे धीरे क्या होगा, ये गॉल ब्लैडर का साइज बढ़ के ये ऐसे इतना बड़ा हो जाएगा, लाइक दिस। और कई बार ये जो गॉल ब्लैडर है ये आपका अम्बलाइकस तक भी आ जाता है, और ऐसे में इसके फटने के चांसेस काफ़ी बढ़ते जाते हैं। पेशेंट को, कईयों को डिस्कम्फर्ट होता है, कईयों को सीवियर पेन होता है।
तो ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। धीरे धीरे ज़्यादा प्रेशर नहीं बढ़ा तो पेन ज़्यादा नहीं होगा, जो अगर एकदम से प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो पेन ज़्यादा होगा। तो इस तरह की जो कंडीशन है जिसके अंदर सिर्फ क्लियर फ्लूइड अंदर इकट्ठा हो गया है तो उसको हम बोलते हैं म्यूकोसील। तो म्यूकोसील के अंदर भी हमारे को प्रॉब्लम हो सकती है गॉल ब्लैडर फटने की। और कई बार यही जो म्यूकोसील बना हुआ है, इन्फेक्शन यहाँ से ट्रेवल किया और ये इन्फेक्शन जाके म्यूकोसील में चला गया, तो ऐसे में क्या है, ये पूरा म्यूकोसील पस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं एम्पाइमा ऑफ गॉल ब्लैडर। और उसके अंदर फटने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द म्यूकोसील। खासकर पेशेंट डायबिटिक है और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, जिसकी इम्यूनिटी, तो उसके अंदर तो ये चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खासकर एल्डरली लोगों के अंदर भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अब ये दो कंडीशन मैंने आपको बता दी। तीसरी जो जानलेवा कंडीशन है वो आ गया, मैंने यहाँ आपको बताया था, ये स्टोन जो अगर यहाँ पर आके फंस गए हैं, ये वाले छोटे छोटे, यहीं से पेनक्रियाज के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो यहाँ आके, अब पेनक्रियाज के डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम हैं जो अगर आप उसको हाथ पे रखेंगे तो ये जो हाथ है, आपकी स्किन है, वो वहाँ से डाइजेस्ट हो जाएगी, गल जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि जब ये एंजाइम्स पेनक्रियाज के डक्ट के अंदर हैं, पेनक्रियाज की सेल के अंदर है, तब तक उसी के अंदर सुरक्षित हैं। जो अगर ये सेल से बाहर निकलते हैं, डक्ट से यहाँ से लीक होके यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो आसपास का जितना भी टिश्यू इनकी कांटेक्ट में आएगा वो सब डाइजेस्ट हो जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पेनक्रियाटाइटिस। तो ये जो पेनक्रियाटाइटिस है, ज़्यादातर पेनक्रियाटाइटिस इतनी सीवियर नहीं होती, और जो अगर इतनी सीवियर हो जाए कि वो सब कुछ गलने लग जाए तो ऐसे में पेशेंट की जान बचाना मोर देन 50% काफ़ी मुश्किल होता है। अब आ गया एक कॉम्प्लिकेशन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, फिर आपका म्यूकोसील बन गया, फिर उसके बाद एम्पाइमा जो पस बन गया, तीसरा हो गया पेनक्रियाटाइटिस। अब जो लास्ट कॉम्प्लिकेशन जो मैं बताने जा रहा हूँ, हमने बात करी थी कि लार्ज स्टोन्स, जो बड़े स्टोन्स जो होते हैं, जो काफ़ी टाइम पड़े रहें, और आप ये सोचेंगे ये बड़ा स्टोन है, ये तो नीचे भी नहीं जाएगा, इसको पड़ा रहने दो। ऐसा नहीं करना। जब ये स्टोन काफ़ी टाइम तक पड़े रहते हैं तो ये जो अंदर इसको इरिटेशन करते हैं अंदर गॉल ब्लैडर के मिकोज़ा को, तो नॉर्मल जो मिकोज़ा होता है वो कई बार मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाता है, कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। गॉल ब्लैडर का कैंसर वैसे भी काफ़ी ख़तरनाक होता है, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत अच्छे नहीं हैं, एक चीज़। दूसरा ये गॉल ब्लैडर आपने देखा, ये गॉल ब्लैडर सीधा क्या कहते हैं, ये जो है ये पूरा का पूरा ये लीवर के साथ चिपका हुआ है। अगर हम डायग्राम बनाएं, देखें, तो सपोज़ ये गॉल ब्लैडर है और ये लीवर के ऐसे चिपका हुआ है, ऐसे। ये तो अगर कोई भी कैंसर लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर बनेगा तो सीधा वो लीवर को पार, गॉल ब्लैडर की वॉल को यहाँ से पार करता हुआ सीधा लीवर के अंदर जाएगा। ठीक है, बहुत मैनी टाइम्स ऐसा, क्या काफ़ी टाइम बाद ऐसा होता है कि जैसे ही हमारे को पता लगा कि डाउटफुल है, गॉल ब्लैडर की वॉल थिक है, अंदर ग्रोथ हो रही है, तो जब हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड, पता लगता है कि ये ऑलरेडी गॉल ब्लैडर की वॉल को फाड़ के लीवर के अंदर ग्रोथ चली गई है। तो ऐसे के अंदर पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि गॉल ब्लैडर का जो कैंसर है वो ऑलरेडी फैल चुका है। अगर ना भी फैला हो तो तब भी उसका जो एक बार डिटेक्ट होने के बाद उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ये देख रहे हैं, अब आपने समझ लिया होगा कि गॉल ब्लैडर का जो डिज़ीज़ जो है गॉल ब्लैडर स्टोन्स की, वो कितनी सिंपल है और कितनी ख़तरनाक भी है। जो अगर सिंपल तब है जब आपको पता लगा, टाइमली आपने ट्रीटमेंट करवा लिया और तीसरे दिन आप घर चले जाते हैं। तब इनमें से कोई भी कंडीशन आपको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो जाए, उसमें आपका स्टे बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। म्यूकोसील बन जाए, पायोसील बन जाए, उसके अंदर आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, स्टे बनेगा। अल्टीमेटली ये सारी प्रॉब्लम्स इस तरह की, पेनक्रियाटाइटिस हो जाए तो आपकी जान के कई बार नुकसान होने का काफ़ी खतरा होता है। तो आज हमने ये डिस्कस किया कि किन लोगों के अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन की संभावना ज़्यादा होती है, गॉल ब्लैडर स्टोन क्यों बनते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। तो ये सारा देखते हुए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हैं,
किस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और कब उसको अपने सर्जन की सलाह मान के जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस उन्होंने बताए उनमें से चूज़ करके उसको अपना ट्रीटमेंट टाइमली करवा लेना चाहिए, एक चीज़। दूसरा ये है कि जब गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट आपने करवा लिया तो गॉल ब्लैडर कई बार होता है कि आपको निकालना पड़ता है। जब गॉल ब्लैडर आपका निकल गया तो उसके हिसाब से आप सोच रहे होंगे कि मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा, मैं फैटी टिश्यू के वो खाना कैसे खाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गॉल ब्लैडर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं और आप कैसे अच्छी ज़िंदगी बिना गॉल ब्लैडर के भी जी सकते हैं। आपको उससे क्या क्या आपको थोड़ी बहुत प्रिकॉशन रखनी पड़ेंगी। थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो जो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ, जानकार लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए कि जानकारी और लोगों के भी काम आए। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।